बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। दिन के आगाज़ के लिए कोशिश किया करें कि एक पॉजिटिव थाट से आपके दिन का आगाज़ हो ताकि आपका पूरा दिन बेहतरीन गुजर सके। और बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और आज के जो प्रोग्राम में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, और इसके साथ साथ अवाम NGO जो है सोसाइटी में बेहतरी के लिए किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे क्योंकि गोल्ड रेट जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादियों का सीज़न है, करेंसी के हवाले से भी पता होना चाहिए कि आज डॉलर क्या चल रहा है, पाउंड की क्या प्राइस है, क्या स्टेबल है, और इसके साथ साथ कानून जो है पाकिस्तान में लेजिस्लेशन क्या हो रही है, यहाँ पर जो फैसलाबाद में वकला के मसाइल क्या हैं ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडे वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है आजकल इंतहाई गर्म दिखाई दे रहा है, हब्स है, सफोकेशन है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के 11वें स्पेल का तो आगाज़ हो गया है, लेकिन आइंदा 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में कहीं पर भी बारिश मुतवक्के नहीं है। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 36 सेंटीग्रेड रहेगा, और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 24 सेंटीग्रेड रहेगा। क्योंकि गर्मी की शिद्दत में हम देख रहे हैं कि इजाफा एक दफ़ा दोबारा से है, तो एहतियाती तदाबीरों को लाजमी फॉलो करें। अपने आप को जितना हो सके उतना ज़्यादा हाइड्रेट रखें ताकि आपकी सेहत पे पॉजिटिव असरात रहें, क्योंकि सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं कुछ आवाम की फ़लाह के लिए ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जो कि आवाम को एजुकेशन के हवाले से भी एम्पावर कर रहे हैं, फ़ाइनेंस की इश्यूज़ को भी देख रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन जो हैं हमारी सोसाइटी का एक खूबसूरत हिस्सा है, और इस खूबसूरत हिस्से को हम देखते हैं कि एजुकेशन नहीं कभी प्रोवाइड हो रही होती, कभी विरासत में हक़ नहीं मिल रहा होता। तो ऐसे बेशुमार मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारी ख़वातीन उस तरह से एम्पावर नहीं होती। ऐसे में बहुत सारे इदारे सामने आते हैं जिनमें अवाम NGO भी है जो कि ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रही हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सोनिया जावेद ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अवाम NGO की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच सोनिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है मरियम रज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम आप? मैं ठीक, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोनिया आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। थोड़ा सा बताइएगा कि अवाम NGO है, इसका विज़न क्या है, मोटिव क्या है, ये किस तरह से सोसाइटी में काम कर रही है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया महविश फॉर हैविंग मी हियर। और अवाम एसोसिएशन 2007 से पंजाब के अंदर काम कर रही है। बुनियादी तौर पे हम फैसलाबाद बेस्ड अदारा है। और अगर मैं अवाम की बात करूँ तो ये एक्रोनिम है एसोसिएशन ऑफ वुमेन फॉर अवेयरनेस एंड मोटिवेशन, और ये सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए काम करता है जिनमें सरे फरिस्त ख़वातीन हैं। दूसरी चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो हमारा काम है, जो हमारी डायमेंशन है काम की, उसमें सबसे पहले तो है पॉलिसी एंड रिसर्च एनालिसिस का काम हम करते हैं। और इसके अलावा जो कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं उनको ह्यूमन राइट की एजुकेशन देना, इसके अलावा डिसीजन मेकर्स को इन्फ्लुएंस करना। और चौथी जो चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि जो एक गैप है कम्युनिटी और स्टेट इंस्टीट्यूशन के दरमियान, उनको ब्रिज करने की कोशिश करते हैं, कनेक्टिविटी का काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, ख़वातीन को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़वातीन के हवाले से फ़र्दर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, कौन से राइट्स मौजूद है, एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अवाम NGO के हवाले से जो कि सोसाइटी में बेहतरी के लिए हमेशा से पेश रहते हैं। ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से बात हो, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लेने के हवाले से बात हो, तो अवाम NGO का रोल जो है हम देख रहे हैं कि वाकई काबिल सताइश है। मरियम, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि NGO के रोल के हवाले से आप सोसाइटी में क्या इम्प्रूवमेंट्स देख रही हैं? अच्छा, इसमें देखिए महविश, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। जो NGOs हैं वो एक अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि NGOs का होना बड़ा ज़रूरी होता है। लोगों का कम्युनिकेशन होता है उन लोगों के साथ, उनके जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं उनको हल करने की एक वजह बन जाते हैं। और कम्युनिकेशन लेवल
एनजीओज़ का हम नेशनली या इंटरनेशनली नहीं देखते, बल्कि उन लोगों के साथ देखते हैं जहाँ पर वो मौजूद होते हैं। अगर किसी इलाके के अंदर एक एनजीओ का ऑफिस है तो उस इलाके को पता होगा कि ये एनजीओ अगर फॉर एग्जांपल ख़वातीन के लिए काम कर रही है, या मिसाल के तौर पर बच्चों के लिए काम कर रही है, या क्योंकि हमारे यहाँ जानवरों की एनजीओ भी मौजूद है और दीगर एनजीओज़ मौजूद हैं जो कि किसी न किसी अहम टॉपिक के ऊपर काम कर रही होती हैं, तो उस इलाके के अंदर ये एनजीओ अगर मौजूद होती है, क्योंकि ऐसी एनजीओज़ भी हैं जो पौधों को अडॉप्ट करती हैं, ये एक छोटी सी चीज़ है। और इस तरह की एनजीओ अगर किसी भी इलाके के अंदर मौजूद है तो उस इलाके वालों को पता होगा कि यार ये वाले बंदे इस मसले को अच्छे तरीके से हल भी कर सकते हैं और हमारे मसाइल का जो टेंशन है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा अहम है कि अवाम एनजीओ ने जो है वो तो इंटरनेशनली काम भी किया हुआ है, कर भी रही है, और ख़वातीन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देख रही है। तो मेरे ख्याल से इसको हाईलाइट करना, इसको लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। और स्पेशली अवाम एनजीओ, जिसमें सोनिया बता भी रही थी कि अवाम एनजीओ जो है इन चीज़ों को लुक आफ्टर करती है, चेक करती है कि भाई हमारे जो रूल्स बने हुए हैं क्या उन रूल्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। और ये एक बात बहुत आप कह लें कि अलमिया है हमारा कि हम अपने रूल्स के ऊपर बना लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, हमेशा ये सोच के छोड़ देते हैं कि अच्छा रूल बना हुआ है कोई बात नहीं, जब हमारे लिए हमें ठीक लगेगा ना कि है तो हम फिर करेंगे, किसी और के लिए हम उस रूल को रूल नहीं समझते। बिल्कुल, तो ये एक उसको फॉलो भी तो उस तरह से नहीं किया जा रहा होता। बिल्कुल आपकी बात ऐसे ही है। और यहाँ पर भी यही मसला आता है कि अगर कुछ लोग आपको रूल्स बना देते हैं, आपकी अथॉरिटीज़ आपको रूल्स बना देती हैं, तो उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करें। सिर्फ उस हद तक नहीं कि आप अगर कहते हैं कि भी हाँ मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है तो मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, या मैं नहीं करूँगा तो दूसरा क्यों नहीं कर रहा, दूसरे से इम्प्लीमेंट करवाएंगे और आप खुद नहीं करेंगे। जैसे कि इनके हवाले से अगर बात हो ना सोनिया, आप इस बात से एग्री करेंगी कि ख़वातीन की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक खातून एजुकेटेड होगी तो मैं ये समझती हूँ कि 7 नस्लें संवरेंगी, आप सिविलाइज नेशन भी बन पाएंगे, आपको पता होगा कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपकी तरबियत अगर अच्छी है तो आप सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो सोनिया, आप किस तरह से देख रही हैं कि मौजूदा अगर दौर के हवाले से बात करें, ख़वातीन को कौन कौन से चैलेंजेस हैं व्हेन इट्स कम्स टू एजुकेशन? चैलेंजेस तो काफ़ी हैं जब हम एजुकेशन की बात करते हैं। थ्रू आउट माई जर्नी मैंने जो स्टार्ट लिया था अपना एक छोटी सी कंपेन से, जिसमें मैंने कम्युनिटी के अंदर ग्रास रूट वीमेन के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाने थे, जिनमें होम बेस्ड वर्कर थी, डोमेस्टिक वर्कर थी और वीमेन विद डिसेबिलिटी, और इनको सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के साथ कनेक्ट करवाया। और इनकी बच्चियों को फिर हमने कि वो अर्न कर सकें, उनको जो हमारे टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ जो स्किल प्रोवाइड करते हैं उनके साथ कनेक्ट करवाया। रिसेंट जो हमारी ये कंपेन गुजरी मलाला फ़ंड की, उसमें जो कि एजुकेशन के ऊपर बेस कर रही थी, और इसमें हमने जो काम करना था वो इनरोलमेंट का था, और इनमें हमने लड़कियों को जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के साथ कनेक्ट करवाया, उनको इनरोल करवाया। और बेसिकली ये जो कंपेन थी ये बवाना के अंदर, जड़ावाला के अंदर, फैसलाबाद के अंदर हमने देखी। इसके अलावा चैलेंजेस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमें चैलेंज नज़र आता है वो हमारी बजट का है कि बजट एलोकेशन उस तरह से नहीं है। अगर मैं बात करूं 2024 से 2025 का जो बजट था हमारा वो 1.7% था, और अभी हम 2025 से अगर 26 की बात करूं तो एजुकेशन और हेल्थ का एक साथ आता है, तो उसी तनाज़र में मैं बता रही हूँ कि 1.9 है अभी। लेकिन सिर्फ हम स्पेसिफिकली अगर देखें एजुकेशन के ऊपर जो बजट है वो सिर्फ 0.8% है, जो कि इनफ नहीं है, ना काफ़ी है। और जो हमारे ये जा रहा था, आपकी बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, कि कहा ये जा रहा था कि अगर एजुकेशन के हवाले से हम देखें तो ये बजट बड़ा अच्छा रहा है। तो आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप लेजिस्लेशन भी देख रही होती है, मॉनिटरिंग भी कर रही होती हैं पॉलिसीज़ के हवाले से, तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम मेनली महविश मैं समझती हूँ कि कुछ सोसाइटल लेवल पर है, कुछ हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं जो कि आड़े आते हैं लड़कियों की एजुकेशन में। और अगर मैं जेंडर डिस्पैरिटी की बात करूँ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, तो लड़कियां जो ड्रॉप आउट हैं वो 57% हैं, और लड़के इसमें 53% हैं, और लड़के 47% हैं। तो ये जो एक फ़िगर है मैं समझती हूँ कि एक अलार्मिंग फ़िगर है और किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए। अब ये देखें ना, ये फ़िगर वो है जो कि वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं बन रहे, और ना सिर्फ वो लर्निंग फेज़ में से महरूम हैं, बल्कि वो
जो उनका राइट टू एजुकेशन है उससे भी सुलभ हो रहे हैं, उनका वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ना। तो ये भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। दूसरा जो हमारे स्कूल्स में हमें चैलेंज, जो हमने काम भी किया उसमें हमने चीज़ें असेस की कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं है, जैसे बाउंड्री है, फीमेल स्टाफ है, या वॉशरूम है, या साफ़ पीने का पानी, तो इनकी दस्तयाबी हमें नज़र नहीं आती। और ये सारी चीज़ें एंड होती है बजट पर अगेन। तो जो हमारा ग्लोबल गोल है वो तो कहते हैं कि 4 to 6% हमारा जो है वो एजुकेशन के ऊपर स्पेंड होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। इसके अलावा हमारी जो क्योंकि पेट्रोलिकल सेटअप है और इसमें जो जेंडर रोल डिफ़ाइन किए गए हैं लड़कियों के लिए, तो उसमें भी हम देखते हैं कि रुकावट इस तरह से आती है कि अगर माँ या बाप बीमार है या कोई घर का बड़ा बीमार है या खुदा न खास्ता वो फोत हो गए हैं, तो इस सूरत हाल में भी लड़की को अपनी एजुकेशन ड्रॉप करके देखभाल करनी पड़ती है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने स्टार्टिंग में देखे हैं। तो मोबिलिटी के इशू हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साथ इसको कनेक्ट करूँगी, फिर कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं जो कि इसके आड़े आती हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल इसी तरह से है। ये तो वाकई हमारे अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें, शहरी इलाकों में तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को देखा भी जाता है, समझा भी जाता है, लेकिन अगर हम देहात के हवाले से मरियम बात करें तो हम देखते हैं कि देहात में आज भी ख़वातीन की एजुकेशन को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा जाता। कभी किसी ज़रूरी काम की वजह से एजुकेशन छुड़वा दी जाती है कि भाई को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप सोसाइटी में इनका बैड इम्पैक्ट किस तरह से देख रही हैं, या इससे मैं इस तरह से कहूँ कि एजुकेशन के हवाले से देहात में क्या क्या काम होना बाकी है? अच्छा देखिए, इसमें महविश आपने जैसे बात की ना कि भाई को पढ़ाना ज़रूरी है। अब कुछ ऐसे भी फैमिलीज़ होंगी जिनके घर में सिर्फ बेटियां ही होती हैं और वो कहते हैं कि अच्छा अब बेटी है तो अब इसको इतना पढ़ा के क्या करना है, वालिद साहब हयात हैं, वालिद साहब जाएंगे कमा के ले आएंगे तो घर जो है वो उसका सर्कल चल जाएगा। ये एक हमारे लिए बड़ा मुश्किल पॉइंट होता है कि अगर आप अपनी बेटी को मैट्रिक करवा चुके हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है कि मैट्रिक एक बेसिक नॉलेज है, बेसिक स्टडीज़ है। इसके बाद तो मेरा बहुत ज़रूरी है, मेरा ख्याल है कि आप अपनी फर्दर स्टडीज़ को लेके चलें, क्योंकि एक बच्चा जो मैट्रिक तक चला गया, उसको क्लियर कर चुका है, इसका मतलब कि वो इतना एबिलिटी रखता है कि वो मज़ीद आगे पढ़ सके। या तो ना कि आपने खींच के बच्चे को मैट्रिक तक पास करवाया और अगर वो खुद पढ़ा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरी जानिब आपने जो बात की कि हम इस तरह से क्यों करते हैं, अब एक भाई मौजूद है, भाई हमारे यहाँ अभी भी ये कल्चर मौजूद है कि वो लड़के कहते हैं लड़के ने नहीं पढ़ा, हमारे घर की लड़कियाँ बहुत अच्छा पढ़ती हैं लेकिन उनको पढ़ाया नहीं, तो भाई ने भी नहीं पढ़ा तो अब ये कर रहे हैं तो हम वो कर रहे हैं। ये एक बहुत आप कह लें कि गलत चीज़ है। अगर आपकी बेटी अच्छा पढ़ी, आपका बेटा नहीं पढ़ रहा, उसको आप किसी ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ डाल दें कि वो कोई हुनर सीख ले, एज़ कम्पेयर कि आप उसको घर बिठा लें कि चलो बेटा तुम्हें वालिद साहब के साथ कर देते हैं या तुम्हें इधर यहाँ पे इस भाई के साथ डाल देते हैं। ठीक है, आप ज़रूर उनको कहीं ना कहीं एंगेज करें, लेकिन उससे पहले उसको कोई हुनर दें कि एटलीस्ट अगर वो आइंदा आने वाले वक्त के अंदर उसको शुरू करना चाहता है तो वो कर सके। और दूसरी बात, जब लड़की पढ़ रही है अच्छा तो उसको पढ़ाएं, क्योंकि अगर वो पढ़ेगी तो वो एक पूरा खानदान बनाएगी। बिल्कुल इसी वो आगे चल के एक मर्द अगर पढ़ता है तो वो सिर्फ अपने बच्चों तक ही पढ़ाएगा, या अगर वो स्कूल जाके टीचर बन गया तो उन बच्चों तक होगा। हम देखते हैं कि हम अगर बात करें ना, सब लोगों के हवाले से भी बात करें, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो कि रोड पे कवानीन को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे दीगर छोटे छोटे से कवानीन हैं जो कि शहरियों की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे होते। एक सिविलाइज नेशन होने की हम एक निशानदेही नहीं कर पाते। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तब होगा जब एक खातून पढ़ी लिखी होगी, उसकी सोसाइटी में एक आवाज़ होगी। और ये जो आवाज़ है ना, ये बहुत मैटर करती है। आप कभी भी किसी गलत पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते सोनिया। तो हमारी जो ख़वातीन हैं, अगर ये एजुकेटेड हों, इनके पास इख्तियारात हों, फाइनेंशियल स्टेबल हों, तो मैं समझती हूँ कि घर भी अच्छे से चला सकती हैं और अपने साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी भी नहीं होने देती। ख़वातीन के हवाले से फर्दर भी बात करेंगे, एजुकेशन के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, एनजीओ के रोल को भी हम समझ रहे थे कि सोसाइटी में किस तरह से काम किया जा रहा है। अवाम एनजीओ जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। सोनिया हमारे साथ मौजूद है। सोनिया, जिस तरह से आपने बात की कि जो एनजीओ एजुकेशन अवाम एनजीओ है, एजुकेशन के हवाले से बड़े अच्छे इकदाम कर रही हैं, लेकिन किस तरह से कम्युनिटी को इंगेज कर रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमारी कम्युनिटी अवेयर होगी तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉमन कर सकते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा।
एग्जैक्टली महविश, एक तो थोड़ी सी मैं बात करना चाहती हूँ एजुकेशन एंड फाइनेंसिंग के हवाले से। रिसेंटली जो एक स्टेटमेंट गुजरी मेरी नज़रों के सामने से हमारी फेडरल मिनिस्टर वजीहा कमर साहिबा की, कि लिंकिंग एजुकेशन विद स्किल ब्रिंग बैक ड्रॉप आउट टू स्कूल, यानी कि अगर हम इस चीज़ को देखें, और फाइनेंसिंग क्या है, फाइनेंसिंग की अगर मैं डेफिनेशन करूं, आसान लफ्ज़ों में बताऊं, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और फ्रीडम हासिल करना फाइनेंशियली। तो अब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है टू अर्न मनी? अब ये बुनियादी तौर पर बेस करती है हमारी एजुकेशन के ऊपर, नॉलेज के ऊपर और स्किल के ऊपर। मैं नॉलेज को थोड़ा सा लिंक करती हूँ अपनी एजुकेशन के साथ। हमारा जो, मैं तो समझती हूँ कि इस किस्म की जो स्टेटमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है और होनी चाहिए, और इस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। और हमारा जो गर्ल एजुकेशन की जो कैंपेन थी, उसमें हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो काम करने की, ख़ास तौर पे क्योंकि हमने वो साइड ली जहाँ पे ड्रॉप आउट रेशो लड़कियों का ज़्यादा था। तो इसमें पहले फ़ेज़ में हमने आइडेंटिफाई किया लड़कियों को कि आखिर वजूहात क्या है कि स्कूल क्यों नहीं जा पा रही। तो सेकंड फ़ेज़ में मोर दैन 2600 का जो फिगर है, हमने उनको इनरोल करवाया। लेकिन इसमें हमने देखा ये कि लड़कियों के बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उनके शनाख्ती कार्ड के मसाइल थे, बे फॉर्म के मसाइल थे, और ये भी सारी चीज़ें हमने साथ साथ देखी और इनको कंप्लीट करवाया। और इसमें एक फ़िगर ऐसा निकल कर आया जो कि स्कूल क्राइटेरिया को मीट नहीं करते थे। तो फिर हमने उन लड़कियों को जो टीवेट इंस्टीट्यूशन है उनके साथ कनेक्ट करवाया, ताकि वो विलिंग भी थी अर्निंग के लिए, तो क्यों ना वो अपनी इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाले, कंट्रीब्यूशन दे। तो कुछ केस स्टडीज़ ऐसे निकल कर आई जिन्होंने काम सीखकर ऑनलाइन अर्निंग जो है वो स्टार्ट की। एक तो ये चीज़, और दूसरी, जब हम इस बात करते हैं इस फिगर की कि 57% है लड़कियों की ड्रॉप आउट का, तो अब इसको हमने किस तरह से ओवरकम करना है? तो मेरे ख्याल में स्किल ही एक बुनियादी ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम ये चीज़ें जो है, ये गैप जो है उसको फिल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देहात के हवाले से बात करें, सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेशो हमने देखी है कि यहीं पर है। कभी ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है, कभी फाइनेंस का इशू होता है। तो ख़वातीन जब खुद मुख्तार होंगी तो मैं समझती हूँ कि फ़ाइनेंस भी वो अपना खुद डील कर सकती हैं। तो ऐसे में ख़वातीन को बाख्तियार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरियम, आप अगर मुस्तकबिल के हवाले से देखें तो मुस्तकबिल में हमारे यहाँ NGO सेक्टर किस तरह से काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को एफिलिएट करके? अच्छा, इसमें ना सबसे अहम बात यह है महविश के हमारे यहाँ NGO खासे बना लिए गए हैं और उनका इस्तेमाल जो है हम गलत तरीके से करते हैं। हम बना लेते हैं और उसके बाद हम ये नहीं देखते कि हमने लोगों को इसको सही से प्रोवाइड करना है, इसकी फैसिलिटीज़ लोगों के लिए मौजूद हैं। बहुत चंद एक NGOs हैं जिनमें से अवाम NGO भी मौजूद है और चंद एक और भी होंगी जो वाक़तन ही काम कर रही होती हैं ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए और उनसे जुड़े मसाइल के लिए। लेकिन बाकी ऐसी NGOs होती हैं जो कि सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड भी होती हैं और उनसे सोशल वेलफेयर के थ्रू उनसे उनकी डिटेल्स मांगी जाती हैं, उनके काम मांगे जाते हैं कि आपने पूरे साल में क्या किया, आपने 6 माह में क्या किया, लेकिन उनके पास उनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं होती क्योंकि उसको हम मिस यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये सिर्फ मिस यूज़ सिर्फ NGOs के थ्रू नहीं होता कि सारा ब्लेम हम उनके ऊपर डाल दें। ये हमारी सोसाइटी में हर जगह ये चीज़ें हो रही होती हैं कि हम अपनी हमारे पास जो पावर्स होती हैं या हमारे पास जो इख्तियार होते हैं हम उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर आपके पास मैं इसकी एक सादी सी एग्जांपल दूंगी खुद से ही, न्यूज़ से लेके, कि अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारा काम है लोगों को बाखबर करना, तो हम उसको मिसयूज़ ना करें, बल्कि हम लोगों तक वो बाकी ही इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचाएँ कि भाई हाँ ये मसाइल हैं और ये इस तरह से इनका हल है। बल्कि अगर हम हल नहीं बता सकते तो एटलीस्ट हम अपना मसला उन तक बता सकते हैं कि ये मसला है और ये मसला चल रहा है। और वो सिर्फ शहरियों की इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिस वक्त हमारे पार्लियामेंट्स बैठे हुए, उनको पता होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि हमारी आवाम की ये मसाइल है, क्योंकि हल हम नहीं कर सकते। और चीज़ भी तो देखिए ना कि हम लोग एजुकेशन के हवाले से बात कर रही है, हमारे इदारों में स्किल्स पे उस तरह से काम नहीं हो रहा। आप इस चीज़ से एग्री करेंगी कि हमारे यहाँ 16 ईयर एजुकेशन भी बहुत कॉमन हो गई है, लेकिन जब अर्निंग के हवाले से बात होती है, वो एक खातून हो या मर्द हो, उसके पास कोई स्किल नहीं होती जिसकी वजह से वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम स्किल सिखाने में कहाँ पर हैं। बिल्कुल इसी तरह से। तो अच्छा, इसमें मैं भी एक और बात है ये भी कि कल मैं एक इवेंट कवर कर रही थी, वो एक ओरिएंटेशन थी
तो उसके अंदर ओरिएंटेशन दी जा रही थी, नए सेशन था, नए तलबा थे, उनकी पहला यूनिवर्सिटी का दिन था, तो उसमें उनको बताया था कि आपने किताबें पढ़नी हैं, किताबों पे जोर रखना है। जब मैंने इंटरव्यू किया वहाँ पे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि सिर्फ क्या इन 4 सालों में ये किताबें ही पढ़ी जाएंगी या हमें कोई हुनर भी सिखाया जाएगा? प्रैक्टिकली जो है वो सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हम अवाम NGO के हवाले से बात करें, पाकिस्तान की एजुकेशन के हवाले से जो पॉलिसी है इन्हें मॉनिटर भी कर रही होती है, कहीं पर कोई लूप होल नज़र आ रहा होता है तो उसे आइडेंटिफाई भी करते हैं। पाकिस्तान एजुकेशन की लेजिस्लेशन के हवाले से किस तरह से इकदाम करें, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात हो रही है अवाम NGO के हवाले से। एजुकेशन जो है वो इंसान को एक बाशऊर इंसान बनाती है और इसके साथ साथ हमें एक बेहतर इंसान और सोसाइटी में अपना पॉजिटिव रोल प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती है। सोनिया हमारे साथ मौजूद है। सोनिया, ये भी बताइएगा, जिस तरह से अवाम NGO के रोल के हवाले से आपने बताया है कि ये पॉलिसी मॉनिटरिंग के हवाले से भी काम करती हैं, लेजिस्लेशन में जहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर सजेशन भी देती हैं, तो आप किस तरह से देखती हैं कि हमारी एजुकेशन को लेकर पॉलिसी किस तरह से है, लेजिस्लेशन में कहीं पर कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो वो क्या है? महविश, बुनियादी तौर पे तो हमारी जो मेन पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन के हवाले से वो 9 है गालबन, और हमारा जो आइन है उसका आर्टिकल 25A ये कहता है कि हर बच्चा पाकिस्तान का एज्ड 5 to 16 तक उनकी एजुकेशन फ्री है। सही। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मसला यही पेश आता है कि लोगों को शायद उस तरह से पता नहीं है। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, हमारा करिकुलम जो है वो भी डिवाइडेड है, मतलब कि लोअर क्लास के लिए फ़र्क है, जिस तरह से क्लास स्ट्रैटिफिकेशन है उसी लिहाज से हमारा जो करिकुलम है वो भी, तो उसमें भी मैं तो समझती हूँ कि एक तो यकसा होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, और दूसरा ये जो हमारे आइन जो कहता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और वो जो काम हम कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से, अवाम के प्लेटफॉर्म से, वो तो अवेयरनेस का है कि कम अज़ कम कम्युनिटी के साथ इंगेज करके उनको बताएं कि एजुकेशन जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में वो फ्री है, बुक्स फ्री दी जाती हैं, अब यूनिफॉर्म फ्री दिए जाते हैं, तो क्यों ना हम जो है वो उससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन मसला फिर वहीं पे आता है कि पॉवर्टी का जो एलिमेंट है उसको मिनिमाइज तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो जो एलिमेंट है वो मेनली हर्डल है कि पेरेंट्स अर्ली मैरिजेस भी आ जाती हैं, चाइल्ड वो भी आ जाते हैं, जैसे कहते हैं कि बच्चों से काम कराना, हम बिल्कुल चाइल्ड लेबर के हैं एलिमेंट हमारे, और बच्चियों को ख़ास तौर पे जो है वो उनके जो जेंडर रोल में घरदारी करना, खाना पकाना, देखभाल करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली हर्डल पेश आती है बच्चियों को। बिल्कुल इसी तरह से, और मैं समझती हूँ कि ये हर्डल्स नहीं आनी चाहिए। अगर मरियम हम देखें कि ख़वातीन को सबसे पहले बाख्तियार बनाना चाहिए, ताकि कल को जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबल हैं, उसके बाद वो शादी करें और जो भी मामलात हैं वो आप देखते हैं कि एक बाख्तियार ख़वातीन के पास ज़्यादा सेंस होती है एक डिसीजन लेने की, डिसीजन मेकिंग की, तो ये हमारी सोसाइटी में अभी भी मिसिंग है। ये बात मैं हमेशा करती भी हूँ कि हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम खातून को ना घर में रख देते हैं कि वो घर में रहेगी और पढ़ेगी नहीं तो कोई बात नहीं, घरदारी कर लेगी। आप जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आप सिर्फ वो चंद किताबें नहीं पढ़ते, आप लोगों में रहने का, उनमें उठने बैठने का एक शौर सीखते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेशन का एक शौर सीखते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि आपको जो माशरे की चालाकियाँ होती हैं वो समझ आने लग जाती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि, वैसे तो ख़वातीन बहुत चालाक होती हैं और उनको चालाकियाँ बहुत करनी आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपने चालाकियाँ अडॉप्ट करनी, लेकिन आपको एटलीस्ट आप इतने अवेयर हो जाते हैं तो होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, समझ बूझ होनी चाहिए कि आपके साथ जब ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता ऐसा हो तो आपको पता हो कि आपके साथ ये चालाकी की गई है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, 12 कर ली, 10 कर ली, अब बेटा जाओ। ससुराल वाले जाके जब चालाकियाँ करते हैं तो ना आपको उठना बैठना आता है, ना आपको पता है कि आपने क्या करना है, ना आपको पता है कि चालाकियों का जवाब कैसे देना। और फिर क्या होता है कि फिर तशद्दुद के केसेस भी आते हैं, तलाक के केसेस भी आते हैं, और मज़ीद ये होता है कि अगर इसमें तशद्दुद और तलाक नहीं होती तो आपकी मेंटल और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है
वो ख़राब हो जाती है और फिर वो इफ़ेक्ट करती है आपके बच्चों पे। आपके बच्चे देखते हैं कि आपकी वालदा ने इस तरह से सफ़र किया है, तो इसका मतलब है, और फिर देखें कि आपकी वालदा अगर आपको ये नहीं ना बता सकती कि बेटा ये सफ़र मैंने किया, आपने नहीं करना, तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चे भी सारी ज़िंदगी सफ़र करेंगे। वो नस्ल दर नस्ल जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी सोसाइटी सफ़र कर रही होती है। और हम अक्सर, मैं तो ये टर्म यूज़ करती हूँ कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन उस प्रोग्रेसिव सोसाइटी की रिक्वायरमेंट जो है हम उन्हें मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस आप क्या रिकमेंडेशन देती हैं सोनिया? ज़ाहिर सी बात है आप एजुकेशन की पॉलिसीज़ को भी देख रही हैं, देही इलाकों का विज़िट भी कर रही हैं, और हमारे शहरी इलाकों में भी आपने देखा है कि एजुकेशन का निज़ाम किस तरह से है। तो इस हवाले से क्या रिकमेंडेशन है, किस तरह से हम एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट ले आ सकते हैं? सबसे पहले तो जो एक चैलेंज भी हमें नज़र आता है बजट का है कि बजट की जो एलोकेशन है वो मैं समझती हूँ नाकाफ़ी है। ऑल्दो जो गवर्नमेंट है उसने प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, स्कूलों को काफ़ी हद तक प्राइवेट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बजट का एक एजुकेशन के लिए चंक है उसमें जो है हमें इजाफा चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है कि स्कूल्स के अंदर ख़ास तौर पे जो अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं उसमें एक कंपोनेंट हम लेके आएँ रिटेंशन का, क्योंकि हम देखते हैं कि इनरोलमेंट तो बहुत सेक्सेस की हो रही है, बॉयज़ की भी हो रही है, गर्ल्स की भी इक्वल हो रही है, लेकिन मसला हमें आता है रिटेंशन में। वहाँ पे आकर प्राइमरी टू मिडल हम देखते हैं कि लड़कियों का जो तादाद है ड्रॉप आउट की वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और उसके चैलेंजेस हमने अभी डिस्कस किए। तो ख़ास तौर पे अपनी कैंपेन्स में, और ख़ास तौर पे ये करने की ज़रूरत है जो कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल हैं उनके साथ उनको बीच रख के ये चीज़ बराबर करवाने की ज़रूरत है कि रिटेंशन पे जो है वो फोकस किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से भी और कम्युनिटी की तरफ से भी। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो यही कि हमें जो एरिया के हिसाब से इश्यूज़ हैं ना उनको देखने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अगर रूरल एरियाज़ में हम समझते हैं कि फ़ीमेल स्टाफ दरकार नहीं है, तो आप अगर फीमेल स्टाफ को हायर कर रहे हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन को भी यकीनी बनाएं, उसको भी सेफ़ मैसर करें उनके लिए। तो मेरे ख्याल से लोकल लिहाज से भी एरिया को देखते हुए हमें जो हर्डल्स हैं उन पे काम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ भी आपने देखी होगी कि मिडिल के पास ड्रॉप आउट लेवल जो है वो गर्ल्स का ज़्यादा हो जाता है, जिसकी एक रीज़न ये भी होती है कि देहात में हाई स्कूल्स नहीं होते। तो एटलीस्ट मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ पर हम ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से बात करते हैं, जहाँ पर मिडिल स्कूल है वहाँ पर हाई स्कूल बना दें, जिससे ख़वातीन के जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, क्योंकि वालिदैन को ये होता है कि घर से दूर भेज रहे हैं, इलाके में स्कूल नहीं है। अगर ख़ास करके हम देहात के हवाले से बात करें, फाइनेंस भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा और इन्वायरमेंट के हवाले से भी कोई इशू नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। मरीम, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम कम्युनिटी इंगेजमेंट के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि कम्युनिटी इंगेजमेंट पब्लिक सेक्टर के हवाले से हो या गवर्नमेंट सेक्टर के हवाले से हो, तो वहाँ पर कहीं लूप होल नज़र आ रहा है। NGO कर रही हैं, पब्लिक इंगेजमेंट कर रही हैं, अवेयरनेस कर रही हैं, लेकिन ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए हुकूमत की इंगेजमेंट उस तरह से हमें नहीं नज़र आ रही। क्या रीज़न्स हैं, इस पर मैं आपका जवाब जानूँगी, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मत जाइए, हमारे साथ रही। वेलकम बैक। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं किचन के हवाले से। और किचन के हवाले से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है या ख़ातून खाना के लिए वो होता है सब्ज़ियों की कीमत क्या जानना, क्योंकि ख़वातीन ने रोज़ाना की बुनियाद पर घर का बजट बनाया होता है। तो सब्ज़ियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो रोज़ाना इसमें रद्दोबदल आ रहा होता है, जिसकी वजह से अगर हम मार्केट जाते हैं तो हमें एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आलू जो है वो किस भाव बिक रहा है, प्याज की आज क्या कीमत है, चिकन जो है वो आज भी VIP डिश रहेगी या कीमत जो है कम होगी। तो इसीलिए हमारा जो आज का भाव सेगमेंट है तरतीब दिया जाता है। चलते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट की तरफ। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली नारू, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन देख रहे हैं, सब्ज़ी और फलों के क्या रेट हैं? फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ जुमेरात की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गे का गोश्त 10 रुपये सस्ता होता 536 से कम होकर 526 रुपये, मार्केट में 560 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। साथ में जो अंडा है, अंडा फार्मी 307 रुपये फ़ी दर्जन पर कायम रहा है। इसके साथ साथ अगर सब्जियों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो आलू कच्चा छिलका साहब का कीमत पर कायम रहता हुआ 80 रुपये, मार्केट में 70 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए प्याज की, 8 रुपये सस्ता होने के बाद 70 से कम होकर 62, मार्केट में 80। टमाटर की कीमत बगैर तो बदल के 130 मार्केट में
200, अदरक चाइना 5 रुपये इजाफे के बाद 425 से बढ़कर 430, मार्केट में 450। लहसन हरनाई साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 260, मार्केट में 300 350। सब्ज़ मर्च की कीमत बगैर अदल के 115, मार्केट में 130 से 150। फूल गोभी की कीमत बगैर अदल के 180 रुपये, मार्केट में 150 से 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। बंद गोभी की कीमत 115 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में 130 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। घिया कद्दू 5 रुपये इजाफे के बाद 130 से 135 रुपये, मार्केट में 150। बैंगन 10 रुपये कमी के बाद 125 से कम होकर 115, मार्केट में 150। खीरे 70 रुपये फ़ी किलो रहे हैं, मार्केट में 100 रुपये में दस्तयाब हैं। अगर बात कर ली जाए इसके साथ साथ फलों की कीमतों की, तो सेब गाचा 250 रुपये फ़ी किलो, मार्केट में भी 250 रुपये। केला 130 रुपये अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ, मार्केट में 130 से 140 रुपये फ़ी दर्जन। आम चौंसा अव्वल की अगर बात कर ली जाए तो 280, मार्केट में 300। अमरूद 95 रुपये, मार्केट में 100 से 150। अनार देसी 310, मार्केट में 400। चकोतरा की कीमत सरकारी 120 रुपये मुकर्रर की गई है और मार्केट में भी 120 रुपये में ही दस्तयाब है। इसके साथ साथ अगर मजमूई तौर पर बात कर ली जाए तो आज ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मुसलसल तंजली का शिकार है। फलों की सब्जियों की कीमतों में रद्द-बदल देखा है और जो फलों की कीमतें हैं वो साबिक़ा मुस्तकम रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इनारू तफसीलात से अदा करने के लिए। अब बात करते हैं कानून के हवाले से। कोई भी शहरी है वो तब तक अपने कानून के मुताबिक अपने इख्तियारात नहीं हासिल कर सकता जब तक वकला जो हैं उनकी मदद न करें। वकला हमारी सोसाइटी का बहुत अहम जुज़्व हैं जो कि हमेशा लोगों को इंसाफ फरहम करने के लिए पेश रहते हैं। पाकिस्तान के कवानीन के हवाले से भी बात करेंगे, सिविल मैटर्स क्या हैं कोर्ट्स में, क्यों इतनी ताख़ीर होती है, और इसके साथ साथ फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मसाइल क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट राना आसिफ नवीद साहब ने, माहिर कानूनदान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट राना उमर फारूक साहब ने, उम्मीदवार सेक्रेटरी हैं DBA डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैडम, आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी जा रही हैं आपके इलेक्शन की कैंपेन्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम बहुत अच्छी जा रही है, बल्कि अब तो इलेक्शन के नज़दीक आ गए हैं, बस 3 महीने बाकी हैं। तो अब इलेक्शन आगे पंजाब बार की वजह से थोड़ा सा है, क्योंकि 1 मंथ बाद पंजाब बार का इलेक्शन है, उसके बाद हमारा इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें मेहनत कर रहे हैं हम, तो जनवरी से पूरा साल हो गया मेहनत करते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कैंपेन अच्छी जा रही है। बिल्कुल इसी तरह से है, जाहिर सी बात है इलेक्शन कैंपेन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, वकला के मसाइल को भी समझना पड़ता है। राना आसिफ साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। अगर सिविल मैटर्स के मसाइल के हवाले से हम देखें, क्योंकि माशाल्लाह आप सिविल मैटर्स पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट भी है, तो हम देखते हैं प्रॉपर्टी के केसेस हों या सिविल मैटर्स के, इसमें हम देखते हैं कि फ़ैसले बड़ी देर से होते हैं, कभी कभी 10 साल लग जाते हैं, कभी 20 साल भी लग जाते हैं। तो इसके पीछे क्या ताख़ीरात की वजूहात होती हैं? इसमें मैं अर्ज़ करूं कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें तख़ीर का सबब बनते हैं। इसमें जो लिटिगेंट है वो भी ज़िम्मेदार है, इसमें नो डाउट कुछ रोल हम वकला का भी है। मैं अपने आप को इसमें से बिल्कुल नहीं बाहर निकालता कि हमारा कोई रोल नहीं है, वकला का भी कोई रोल है। उसके अलावा इसमें जो हमारी जुडिशरी है कुछ डिले उधर से भी आता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है ये इसको एक लंबा सफ़र बना देती हैं और लोग जो है इंसाफ के लिए थक जाते हैं, इंसाफ के हसूल के लिए। लेकिन गाहे बगाहे इसमें कोई ना कोई बेहतरी की गुंजाइश होती रहती है। मैं आपके तवज्जुह से एक बात अर्ज़ कर दूँ कि अभी रिसेंटली हमारी जो है नेशनल जुडिशल पॉलिसी को दोबारा उन्होंने रीफ्रेम किया है और टाइम फ्रेम दिया है इन केसेस के डिसाइड करने के हवाले से, कि सिविल केसेस जो है उनकी टाइम लिमिट उन्होंने कर दी है। उसके जो आपके विरासत के कवानीन हैं उनसे रिलेटेड जो केसेस हैं उनकी उन्होंने एक टाइम लिमिट मुकर्रर कर दी है। फैमिली केसेस स्पेशली अगर मैं बात करूं तो वो कानून में भी दिया हुआ है कि फैमिली केस जो है उसको 6 माह के अंदर डिसाइड होना है। लेकिन जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि इसमें रोल कुछ लिटिगेंट्स का होता है, बाज़ लिटिगेंट इस तरह के होते हैं कि जो चाहते हैं कि इधर साइड कि हमारा जो केस है इसको लंबा चलना चाहिए, और कभी कभी पेशी पे नहीं आते, फिर बाज़ औक़ात इसमें होता है कि ये जो वर्क लोड है हमारे जजेस के ऊपर, अगर आप नीचे लोअर जुडिशरी में जाके देखें तो एक जज के पास, अगर आप फैमिली केस में देख लें जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनमें 200-200 250-250 की रोज़ की पेशी की लिस्ट होती है। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप इतने केसेस को एक दिन में इंटरटेन कर सकें।
तो इसमें लामहल्ला ज़्यादा से ज़्यादा कितने केसेस हैं जिनमें कोई आगे फर्दर प्रोसीड हो सकते हैं, जिसमें कोई मटेरियल वर्क हो सकता है, वो 10 या 15 होते हैं। बाकी अगर उसके पास 200 की लिस्ट है, अगर 10, 15, 20 केस में उसको मटेरियलाइज करता है, आगे फर्दर प्रोग्रेस होती है, तो जो 250 के करीब केसेस हैं वो तो वैसे ही सिवाय उसमें पेशी डालने के दूसरा काम नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह से, और हम देखते हैं कि दिन ब दिन ये केसेस में इजाफा होता हुआ है, जब बैकलॉग बढ़ता जाता है वो फिर बैकलॉग बढ़ता जाता है उसका साथ साथ ना, वो अगले केसेस डिसाइड नहीं होते, पीछे से आपकी पेंडेंसी जो है वो शुरू हो जाती है, जो नई दायरी है वो साथ साथ जारी रहती है, तो बैकलॉग आपका बढ़ जाता है, तो पेंडेंसी जो है इसी तरह चलती रहती है। बिल्कुल इसी तरह से ये रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मुकदमात जो हैं वो ताख़ीर पे ताख़ीर होती है, या तारीख पे तारीख हम कह दें, ये सिचुएशन है। राना उमर फारूक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप क्योंकि उम्मीदवार सेक्रेटरी भी हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के क्या क्या मसाइल आप देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो चैम्बर्स के इशू बहुत ज़्यादा हैं हमारी कचहरी के अंदर। पार्किंग का इशू दरीना मसला है हमारा, बहुत पुराना मसला है जो चल रहा है, जिसकी मतलब पिछली कबीना ने भी कोशिश की होगी, मौजूदा कबीना भी कोशिश कर रही है, तो वो एक मसला बहुत बड़ा है हमारी कचहरी में। फिर उसके बाद जो हमारे केसेस हैं, जो साइलिन हैं जो आते हैं, उनके लिए प्रॉपर कोई शेड नहीं बने हुए, कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है जो उनको सही तरह से फैसिलिटेट किया जा सके। और ऐसे ही जो हमारे न्यू नौजवान आ रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा नहीं है चीज़ जिसके साथ उनका कोई अर्निंग हो सके। तो काफ़ी ज़्यादा इशू हैं इस चीज़ के अंदर जो हमने सोचे में। अब 1998 के बाद दोबारा वुकला हाउसिंग कॉलोनी नहीं मंजूर करवाई गई, तो ऐसे इस तरह के बेतहाशा इशू हैं जिनके लिए इंशाल्लाह हम जो मैंने देखे भी हुए हैं और जिनके मतलब इंशाल्लाह जीतने के बाद हम कोशिश करेंगे जितने भी हम कर सके उसके अंदर। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम वुकला के हवाले से बात करें तो सोसाइटी में वुकला की इंपॉर्टेंस को राना आसिफ साहब कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो वुकला सबसे ज़्यादा इन्हें एम्पावर किया जाए, इनके मसाइल समझे जाएँ, तो हम देखेंगे कि कानून जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आम भी हो जाएगा। तो आसिफ साहब, आप क्या देखते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है इसके मसाइल आपकी नज़र में क्या हैं? डिस्ट्रिक्ट बार के मसाइल जो मैं समझता हूँ, जिस तरह ये उमर साहब ने जो हमारे उम्मीदवार हैं सेक्रेटरी के, इन्होंने बयान किया है कि सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जहाँ से शुरू कर दें एंट्री से, एक बंदा कोई भी आता है, वो ख्वाह वो वकील है या आम लिटिगेंट है, पार्किंग का मसला सबसे पहले उसके सामने खड़ा है। उसके बाद वो आगे जाता है वुकला के हवाले से हम देखते हैं तो चैम्बर्स के मसाइल, उनके लिए जो यंगस्टर्स हैं इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ बार की मल्टीप्लाई हो रही है ईच एंड एवरी ईयर, उसके हवाले से चैम्बर्स का मसला उनको सामने दरपेश होता है। इसमें मैं आपकी वसातत से एक ये बात आपके गोशगुजार करना चाहूँगा और अपने तमाम सुनने वालों के भी, किस हवाले से काफ़ी सारी हमारी जितने भी आते हैं लोग हर साल एक मंशूर लेके आते हैं कि हम इन मसाइल को एड्रेस करेंगे। बहुत सारे हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, उसके लिए फर्दर जो कैबिनेट आती है वो इसी को लेके आगे चलती है। पार्किंग के हवाले से हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, ये बगैर हमारे जो सरकारी तावन के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि इसको हल किया जाए। बहुत पुराना मसला, और ये बहुत पुराना मसला है, क्योंकि आप देखें कि अगर इसकी पार्किंग फ़र्ज़ कर लें आज से कुछ साल पहले तक अगर हमारी बार की स्ट्रेंथ जो थी वो 2000-2500 थी, तो अब हम 6000 के करीब, उसमें लेकिन जगह वही पर है। इसके लिए बहुत सारे तजावीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ दौर में हुकूमत को दी गई हैं कि हमारा यहाँ पर पार्किंग प्लाजा जो है इस मसले का हल जो है बेहतर हो सकता है अगर इसको पार्किंग प्लाजा की शक्ल दे दी जाए। उसके लिए फ़ंड्स चाहिए होंगे, उसके लिए लामहल्ला हुकूमत की सरपरस्ती तावन चाहिए होगा। इसी तरह अगर हम बात करें उनके चैम्बर्स के हवाले से, तो वो भी अगर सरकारी तावन के बगैर या उनकी सरपरस्ती के बगैर वो हो नहीं सकता। उसमें बहुत सारा जो मौजूदा हमारी इंतज़ामिया है उसने इस पर वर्कआउट किया हुआ है और मेरा ख्याल है कि शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि वो तकरीबन तैयारी उसमें करीब हैं कि उनको जगह अलॉट कर दी जाए। तो उसके बाद एक बहुत सारे अगर वहाँ पर एक प्लाजा दोबारा इस रजीम में बन जाता है तो काफ़ी सारे वुकला जो है एडजस्ट हो जाएंगे। अब इसमें अगले जो मसाइल हैं वुकला के हवाले से आपने आजकल देखा, क्योंकि इस शहर में वुकला कचहरी में सिक्योरिटी के बहुत मसाइल हैं, ये आए दिन का मसला है। हम कोई ना कोई इंसिडेंट जो है ये आपके मीडिया पे भी रिपोर्ट होता है, हम रोज़ वहाँ पर देखते हैं कि
कि सिक्योरिटी के बहुत इशूज़ हैं। सिक्योरिटी अब जो सबसे प्राइमरी जिम्मेदारी है वो सिक्योरिटी अदारों की है, बिल्कुल, कि उन्होंने इसको ये सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं, उन्होंने इसको देखना है। अगर कहीं लैप्स है सिक्योरिटी का तो वो उन्होंने इसके ऊपर बैठ कर काम करना है। इसमें हमारे ज़िम्मेदारान जो हैं, हमारी बार इंतज़ामिया के साथ वो मिल बैठेंगे, इसी तरह जो हमारी जुडिशरी के हेड हैं उनके साथ वो मिल बैठेंगे, तो कोई लाए अमल जो है इस तरह का लेके आएंगे कि इससे सफ़र करता है, ना सिर्फ वकला सफ़र करते हैं बल्कि आम लिटिगेंट भी सफ़र करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जाहिर सी बात है, जहाँ पर कोई पेशी की वजह से आ रहा होता है, वकला भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, अक्सर गोलियाँ चलती हुई हम लोगों ने देखी हैं, और कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी जो है ना, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके अगर हम कोर्ट के हवाले से बात करें जहाँ पर वकला भी मौजूद होते हैं। राना उमर फारूक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम यंगस्टर्स के हवाले से बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं। एडवोकेसी आपको पता है कि एक ऐसा शोबा है जो कि लोगों को इंसाफ फराहम करता है, लोगों को गलत और सही के हवाले से बताता भी है, लेकिन यंगस्टर के मसाइल ये हैं, चैम्बर बहुत महंगे हैं, इसके साथ साथ जब वो आते हैं उन्हें उस तरह से एक ग्रो करने का मौका नहीं मिलता। तो इस सिलसिले में आपका क्या विज़न है, आप किस तरह से काम करेंगे जब आप उम्मीदवार सेक्रेटरी हैं अभी, अगर आप इक़्तिदार में आ जाते हैं? जी देखें, जो सबसे पहला इशू जो जिस तरह स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज़ हो रही है, उसमें सबसे पहला इशू तो चैम्बर्स का है। मौजूदा इंतज़ामिया भी उसके लिए कोशिश कर रही है, जिस आसिफ साहब ने बताया, तो इंशाल्लाह जो बाकी कमी रह जाएगी उसके अंदर वो हम पूरी करेंगे। तो जो हमारे यंग वकला हैं उनके लिए, क्योंकि हमारा मिशन ही इस चीज़ का है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं हम उसको अकोमोडेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अंदर जो जब न्यू इनरोलमेंट होती है वो किसी ना किसी सीनियर के साथ उनकी अटैचमेंट होती है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं यंगस्टर्स को सिखाने के लिए हम उसके लिए भी कोई इंतज़ाम करेंगे, कोई ऐसी क्लास जो प्रोफेशनली भी उनको चीज़ें समझ आएँ। और बाकी जो उनके लिए हम ये जो होते हैं मुंतखब होते हैं कोर्ट ऑक्शनर्स वगैरह, उसमें भी हम जुडिशरी के साथ मिलके उनको अकोमोडेट करेंगे। तो मौजूदा भी कबीना कर रही होगी, तो हम भी इंशाल्लाह उसके अंदर भरपूर जो भी यंगस्टर्स के लिए कर सकते हुए हम करेंगे, क्योंकि हमारे छोटे भाई हैं यंगस्टर्स जो नए आ रहे हैं, और ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, तो इसमें आना चाहिए सब। और हर एक जो भी इसमें आता है वो एक नई उम्मीद के साथ आता है कि मैं कुछ ना कुछ इसमें अर्न भी करूं, सीखूं भी और अपने आप को आगे भी लेके जाऊं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम एडवोकेशन के हवाले से बात करें या एडवोकेसी के हवाले से बात करें, वो लोग जो कि कानून पढ़ के जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो शायद उनकी स्किल उस तरह से पॉलिश नहीं हुई होती, जिसकी वजह से वो जब आते हैं किसी फील्ड में तो उन्हें एक ऐसे सीनियर की ज़रूरत होती है। और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मैं ये समझती हूँ कि हमें ऐसे सेशंस का इनेकाद करना चाहिए ताकि यंग वकला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। DBA के मिसाल के हवाले से फर्दर भी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। आपकी सालगिरह हम शामिल कर सकते हैं सिटी एट 10 में। उसके लिए आपको अपने बर्थडे के हवाले से क्लिप जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना होगा। और आज की बर्थडे जो है वो सियासी रहनुमा हैं फ़ाहद इस्लाम चौधरी साहब, वो सालगिरह मना रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। फ़ाहद को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मिसाल के हवाले से यंग वकला के क्या मसाइल हैं। लेकिन एक चीज़ जो है किसी भी कम्युनिटी के लिए, वो वकला हों या किसी भी इदारे से मुंसलिक होते हुए लोग हों, उनकी इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनकी लाइफ की जो लायबिलिटी है वो सही से प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इंश्योरेंस के हवाले से वकला के क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर मैं राना आसिफ साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ। ज़ाहिर सी बात है हम देखते हैं कि वकला बहुत मेहनत से भी काम करते हैं, इंसाफ भी प्रोवाइड करने के लिए हमेशा से पेश रहते हैं, लेकिन जब इन दी केस ऑफ डेथ हम देखते हैं कि उन्हें उस तरह से एम्पावर नहीं किया जाता है, कभी उनकी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। तो इंश्योरेंस के मामला किस तरह से चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन? जी बहुत शुक्रिया, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने जो किया है। पिछले साल की हमारी जो रजीम थी उसने इस हवाले से बड़ा काम किया इसको, लेकिन हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। जो भी बंदा कोई काम करता है वो ये उसमें अगले साल, उससे अगले साल बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। कुछ नए मसाइल आते हैं, बंदा उनको एड्रेस करता है तो आगे बढ़ा जा सकता है।
पिछली इंतज़ामिया ने इंश्योरेंस के हवाले से जो वकला की हमारे यहाँ पर थे रजिस्टर्ड वोटर वकला हमारी बार के, उन्होंने उनके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ एक मादा किया और उनको डेथ क्लेम की सूरत में एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है मिलनी शुरू हो गई। लेकिन उसका जो फ्लॉ बैक था वो ये सामने आया कि ये था सिर्फ जो वो लोग जो अंडर 60 हैं उनके लिए डेथ क्लेम जो था इसकी आ रहा था। जो अबव 60 हैं, हमारी चूँकि बहुत बड़ी तादाद है जो अबव 60 इस बार के मेंबर्स हैं, उनके लिए उनकी जो डेथ हुई तो वो इससे महरूम रह गए। ये जब चीज़ें इस साल की इंतज़ामिया के सामने आई तो उन्होंने इसको एक किया कि उस बजाय किसी इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के साथ कोई वादा करने के उन्होंने बार में एक फ़ंड जनरेट कर दिया कि मरने वाला खा वो 60 से प्लस अबव हो या वो 60 से नीचे हो, उनको एक अच्छी खासी अमाउंट, मेरा ख्याल है कि शायद 1 मिलियन उनकी फैमिली को सपोर्ट के लिए उन्होंने इसके लिए जारी करना शुरू कर दी है। तो जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की कि पिछली इंतज़ामिया ने एक अच्छा काम किया था, उसमें कुछ फ्लॉज आए, इन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इसमें अब आगे देख के चलते हैं तो बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये अगली रजीम आएगी, हो सकता है कोई फ्लॉज जो अगर किसी के सामने आए या इसको और बेहतर तरीके से कर सकें, तो इस हवाले से बहुत सा काम बिल्कुल वक्त के साथ साथ पता चलता रहता है कि कौन सी चीज़ जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ ऐड है, कौन सी चीज़ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। राना मोहम्मद फ़ारूक साहब, आपसे भी मैं इसी सवाल पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि वकला की इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मौजूदा पॉलिसी को किस तरह से देख रहे हैं? जैसे बताया कि इससे पहले अंडर 60 लोगों को इंश्योरेंस दी जा रही थी, उसके बाद 1 साल इस चीज़ को मॉनिटर किया गया और अब कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ है कि ये सबका राइट है, क्योंकि डेथ एक ऐसा इंसिडेंट है कि हमें नहीं पता कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो आप क्या पॉइंट ऑफ रखते हैं? जी, इसमें पिछली काबीना ने, जैसा आसिफ साहब ने बताया है, उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी एक की थी कंपनी के साथ, प्राइवेट कंपनी के साथ, उसको तब्दील करके बार जो मौजूदा काबीना है उन्होंने अपने जो भी थे अपने काबीना के साथ मशवरा करके उसको एडजस्ट किया अपने हिसाब से। तो उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो सीनियर्स हैं हमारे, वो हमारा सासा हैं, उनका हक था ये कि जो अबव 16 थे उनको पहले जो पिछली काबीना के अंदर इंश्योरेंस हुई थी उसके अंदर वो फ़ाल नहीं करते थे। अब काबीना ने उसमें उनका भी अंदर किया है। ऐसे ही इसमें हम मज़ीद जो हमारे सीनियर्स होंगे, दोस्त होंगे, उनसे मशवरा करके इसमें जो बेहतरी कर सके तो इंशाल्लाह उसमें हम करेंगे। बिल्कुल, मुशावरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इससे बेहतरी आ जाती है। जी, इसमें जो भी तब्दीली लेके आनी पड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा जितना अकोमोडेट किया जा सका, क्योंकि ये लाइफ जो है ये अल्लाह पाक को पता है कि हमने कितनी देर ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे आज ये मैं भी जनाजा पढ़ के आया हूँ, हमारे एक भाई थे उमैन नबी साहब, यंग थे बिल्कुल, 33 या 34 ईयर एज थी उनकी। तो मतलब ऐसे इंसिडेंट जो एक बहुत बड़ा सदमा भी है ये हमारे बार के लिए भी। तो ऐसे इंसिडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए वकला के लिए। पिछली काबीना ने इसमें पहले किया, इसको इससे पहले नहीं थी ये, तो अब मौजूदा काबीना ने इसको चेंज किया है। तो इसमें इंशाल्लाह अगर इलेक्ट होने के बाद इसमें जो बेहतरी हो सकी, और ये मेरी प्रायोरिटी पे होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत हर एक को है। तो इंशाल्लाह इसमें जो भी मैं कर सका इसमें हम करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से है। वाकई ये चीज़ वाकई तरजीहात में होनी भी चाहिए ताकि वकला जो है इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए। राना आसिफ साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम सिविल मैटर्स के हवाले से देखें, हम देखते हैं कि दिन ब दिन फैमिली केसेस में बड़ा इजाफा हो रहा है, खुला की रेशो बहुत बढ़ रही है, डिवोर्स की रेशो बहुत बढ़ रही है। तो क्योंकि आप सिविल मैटर्स को भी देखते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या रीज़न्स हैं, क्यों दिन ब दिन ये जो केसेस हैं इनमें इजाफा हो रहा है? जी, मेरी नज़र में जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे मजमूई तौर पे मुआशरे में अदम बर्दाश्त का जो रवैया है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये हमारे खुला के जो केसेस रोज़ बरोज़ कोर्ट में आते हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो है अदम बर्दाश्त का रवैया, क्योंकि दोनों जो फ्रीकन होते हैं, जो स्पाउस हैं दोनों, उनमें बर्दाश्त का जो है शायद वो उस हद तक बहुत सारी इसमें वजह जो हो सकती है। दूसरा जो फैक्टर है माशी परेशानियाँ हो सकती हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है ये बढ़ गया है। बिल्कुल, सेटलमेंट के भी चांसेस होते होंगे? जी, सेटलमेंट इसमें एक प्रोसेस जो है जो हमारा लॉ प्रोवाइड करता है कि जब भी कोई खातून खुला के लिए कोर्ट से रजू करती है या वो अपने अलाउंसेस के लिए, जिसको हम मेंटेनेंस अलाउंस कहते हैं, उसके लिए अपने बच्चे के खर्चे के लिए कोर्ट में आती हैं, तो कोर्ट में अपीयरेंस के बाद कोर्ट उनको एक मौका देती है रिकन्सिलिएशन का
कि वो दोनों फ़रीक मिल बैठें, उनके कोई बड़े जो अगर साथ चाहें तो जो इसमें अपना किरदार अदा कर सकें। वही ये तकरीबन है जो हमारे पहले आज से कुछ अर्सा पहले हमारे जो फैमिली होती थी उसमें बड़े एल्डर्स जो किरदार अदा किया करते थे कि उनको एक मौका दिया जाए कि आप बैठें, कोशिश करें एक दूसरे के साथ निभा करने की। उसके बाद अगर वहाँ पर कंसिलिएशन फेल हो जाती है उनके दरमियान तो पूरे ट्रायल करने के बाद कानून में मौजूद है एक फ़ाइनल वर्डिक्ट से पहले एक दोबारा मौका दिया जाता है कि आप देख लें, दोबारा देख लें इस मामले को अपनी बेहतरी के लिए। अगर आप में ये मुमकिन हो, गुंजाइश बाकी हो तो दोबारा इस मैटर को रिकनसाइल कर लिया जाए और आपका निभा अगर हो सके, मुमकिन हो सके। तो उसके बाद भी अगर वो इस बात पे बज़िद रहते हैं दोनों फ़रीक या दोनों में से कोई एक भी, तो फिर उसके लिए कोर्ट जो है बिल्कुल। और अक्सर ये भी हमने देखा है कि आसिफ साहब ऐसे केसेस में भी दिन ब दिन इजाफा तो हो ही रहा है, लेकिन इनका जो रिस्पांस है, इन्हें हल करने का जो तरीकाकार है वो भी कम होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो साइलिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी यही रीज़न है कि हमारे पास रिसोर्स की कमी है और जजेस जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे होते हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपसे गुजारिश की कि आप कभी भी अपने किसी कोर्ट नुमाइंदे को भेज के आप चेक करवाएं फैमिली कोर्ट्स की ज़रा पेशी लिस्ट जो है। किसी कोर्ट में आपको 200-250 से कम जो है नहीं मिलेगी। जब ये इतना बर्डन आप एक जुडिशल अफसर पे कर देंगे तो ये किस तरह मुमकिन है कि वो 200-250 केसेस जो हैं वो बैठ के सारी पार्टीज़ को सुन के उनको आगे उसमें कोई मटीरियलाइज उसको कर सके। वो तो फिर यही होगा कि ठीक है जी जो 5-10 और हैं ठीक है, बाकी में आप तारीख दे दें। बिल्कुल, ये जो है यही मामला चलते रहते हैं, जिसकी वजह से सफ़र जो है मैं समझती हूँ कि साइलिन भी कर रहे होते हैं, एडवोकेट भी कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं मामला जो हैं जो भी नतीजा है वो जल्दी हो, लेकिन एट द एंड इसमें कसूर किसी का भी नहीं होता। वसाइल की जो कमी है ये कहीं ना कहीं एक हर्डल आ रही होती है। राना उमर फारूक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना है, हर प्रोग्राम में मैं पूछती हूँ कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच कब बनेगा, क्योंकि इस शहर की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि बहुत सारे सालीन हैं, उनका पूरा पूरा दिन वेस्ट होता है जब वो लाहौर जा रहे होते हैं। तो आखिर हम फैसलाबाद में कब बनता हुआ देखेंगे हाई कोर्ट बेंच? जी, इसमें जो गुज़श्ता काफ़ी देर से ये इश्यूज़ पे वकला ने अपनी आवाज़ उठाई है, इवन के वकला को ज़दकोब भी किया गया, फैसलाबाद के वकला को वो एहतजाज के लिए इस्लामाबाद के लिए गए अपने हक़ के लिए। इसमें जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी जुडिशरी है, हाई कोर्ट लाहौर के जजेस या दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये उनके तावन के साथ ही है। उसके अंदर जो मौजूदा कबीना है या गुज़श्ता जितनी कबीना गुजरी हैं उन्होंने कोशिश की है और हम भी इसमें जितना भी अपना किरदार अदा कर सके अपनी इंशाल्लाह जीत के, तो उसमें हम उसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे। और ये फैसलाबाद की जितनी आबादी अब ज़्यादा हो गई है उसके लिए ज़रूरी है कि हाई कोर्ट बेंच फैसलाबाद के पास होना चाहिए, बल्कि ये काफ़ी देर पुराना मसला है और इसको हमारी हुकूमत को, हमारे जुडिशल सिस्टम को इस पे गौर करना चाहिए कि काफ़ी फैसलाबाद डिवीज़न जो है, ज़्यादा केसेस फैसलाबाद डिवीज़न के हैं। 60% केसेस जो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं वो फैसलाबाद डिवीज़न के हैं। तो इसलिए फिर अगर फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर बेंच मिल जाता है तो उससे जो डिवीज़न के और नियरेस्ट सिटीज़ हैं वो भी अकोमोडेट की जा सकती हैं। तो इसके लिए जो हम कर सके हम इंशाल्लाह करेंगे अपने सिस्टम के साथ, जुडिशल सिस्टम के साथ मिलके। तो बाकी जो मौजूदा कबीना है वो भी कोशिश कर रही होगी, इंशाल्लाह हम भी इसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सालीन को सफ़र करना पड़ रहा होता है। अगर हाई कोर्ट बेंच फैसलाबाद में बन जाए तो हम देखेंगे कि मुकदमात की जो स्पीड है हल होने की वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। फर्दर भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फैसलाबाद में वकला के मसाइल क्या हैं, डीबीए किस तरह से काम करता है, सिविल मैटर्स को भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक शहरी की सबसे बुनियादी ज़रूरत ये होती है कि उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, और वकला इसके लिए हमेशा से सरगर्म रहते हैं। राना आसिफ साहब, आपसे हम बात करना चाह रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले हम जैसे कि बात कर रहे थे हाई कोर्ट बेंच के हवाले से। हम देखते हैं कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो केसेस हैं वो ताख़ीर पे ताख़ीर भी होती है और तारीख पे तारीख भी होती है। तो हाई कोर्ट बेंच अगर फैसलाबाद में बन जाता है तो शहरियों को क्या क्या फैसिलिटेशन होगी इसमें? हाई कोर्ट बेंच बनने से सबसे पहले जो है कि यहाँ से जो लिटिगेंट हर तरह सफ़र करता है लाहौर जाने के लिए, हम हाई कोर्ट लाहौर के हम जाते हैं केसेस के हवाले से, लिटिगेंट यहाँ से सफ़र शुरू करता है, वहाँ पर तक पहुँचता है,
वहाँ पर जाकर पहले वो अपने स्टे का बंदोबस्त करता है, उसके बाद वो ज़्यादा बेहतर समझता है कि वहाँ से जाके कोई वकील एंगेज कर ले। उसके बाद सारा सफ़र करने के बाद उसको जब जाके वहाँ से जो है एक लफ्ज़ सुनाई देता है लेफ़्ट ओवर, कि अब आप दोबारा आ जाइएगा। वो ये सुन के ये एक लॉलीपॉप इंसाफ के नाम पे ये लॉलीपॉप लेके वो अपने घर को आ जाता है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस्तेहसाल है लिटिगेंट का भी, हम वकला का भी, इस शहर के वकला का भी और इस शहर का भी, इस शहर के तमाम रहने वालों का ये एक इस्तेहसाल है। और इसमें मैं नहीं समझता कि हमारे लाहौर वाले दोस्त जो हैं वो किसी अनजाने खौफ का शिकार हैं कि अगर यहाँ से हाई कोर्ट का बेंच फैसलाबाद चला गया तो हमारा पता नहीं माशी कत्ल हो जाएगा, पता नहीं क्यों इस चीज़ का खौफ है उन लोगों को। दूसरा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, जस्टिस एट डोर स्टेप जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। लेकिन इसमें हमने बहुत दफ़ा तहरीकें चलाई, हमने अपना रोज़गार जो है उसको छोड़ा, हमने एक पूरी कोशिश की, एक लंबी जद्दोजहद की, लेकिन सवाए इस एक लॉलीपॉप देने के, इसमें जो इस शहर के हमारे सियासतदान हैं अपार्ट फ्राम ऑल द पार्टीज़, उन्होंने इसको एक खोखले नारे के तौर पर इस्तेमाल किया। जो अपोजिशन में आ जाता है वो आके हमारे साथ खड़ा हो जाता है, हाँ जी हाई कोर्ट बेंच इस शहर का हक है, आपको मिलना चाहिए, हम बार के साथ हैं। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में जाते हैं वो ये वादे को भूल के अपना इक़्तिदार एंजॉय करना शुरू कर जाते हैं, और उसके बाद जो अपोजिशन आती है वो आके हमारे साथ खड़ी हो जाती है। हालांकि इस शहर की ज़रूरत है, हालांकि ये इस शहर की ज़रूरत है। इस शहर में भी हमारी आवाज़ के साथ उस तरह आवाज़ नहीं मिलाई। इस शहर के जो सनतकार हैं उन्होंने, ताजर तबके ने, उन्होंने हमारे साथ उस तरह से आवाज़ नहीं मिलाई जिस तरह की उनको मिलानी चाहिए थी। उनको आके हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। ये हमारा एक हक है, हम किसी से कोई खुदा न खास्ता भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक है जिसको हमारा जो आईन पाकिस्तान है गारंटी करता है। और ये ताकि हर जो बंदा जिसके साथ कोई ना इंसाफ़ी हो उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस के लिए हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है। बिल्कुल, और इसके लिए आप लोग सबसे पहले ज़रूरत ये है कि यहाँ के शहरियों की ज़रूरियात समझ रहे हैं और इंसाफ को प्रोवाइड करने के लिए आप समझ रहे हैं कि हाई कोर्ट बेंच कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, यहाँ से जो बंदा है वो जब सब जाएगा, कोई लिटिगेंट यहाँ से जाएगा, वो जाके सबसे पहले तो इसके रेवेन्यू के हवाले से देख लीजिए। आपने जितनी यहाँ पर इसकी कमर्शियल लिटिगेशन है कमर्शियल हवाले से, वो सारी की सारी वहाँ पर उन्होंने जाके अपने ऑफिस, हालांकि उन लोगों के बिज़नेस यहाँ पर हैं, उनके ऑफिस लाहौर में हैं। वो ऑफिस क्यों लाहौर में है? क्योंकि वहाँ पर उनके जो कमर्शियल केसेस हैं वो हाई कोर्ट डील करता है। हाई कोर्ट अपनी फ़र्स्ट जुरिस्डिक्शन जो वहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो उनको अपने ऑफिस इस मजबूरी के तहत वहाँ पर शिफ्ट करने पड़ चुके हैं। उससे कितने रोज़गार जो है इस फैसलाबाद के रहने वालों का रोज़गार क्या कितना जो है वो इस्तेसाल हुआ है, उनका हक मारा गया। राना आसिफ साहब, इससे पहले भी ये जो बात अभी आपने की है कि पता नहीं लाहौर के वकला को कौन सी इनसिक्योरिटीज़ है, तो ऐसे मुतअद्दिद वकला ये बात कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि बीइंग अ एडवोकेट इस चीज़ पे किसी को इनसिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे बेंच में रुकावट ही, जब भी हम इस तहरीक को लेके आगे बढ़ते हैं तो जो सबसे पहले जो रुकावट आती है वो हमारे लाहौर के दोस्त जो बड़े चैम्बर्स हैं, जो लाहौर के वकला हैं, वो इसको रजिस्ट करते हैं। उसके बाद फिर आगे जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी इस मामले में हैं, अपने रिलक्टेंट हैं कि इनको हमें कि फैसलाबाद एक तीसरा बड़ा सनती शहर, तीसरा बड़ा शहर, हमारा सनती हब, हम इसको कभी कहते हैं कि ये मैनचेस्टर है, लेकिन ये हमारा मैनचेस्टर है, कभी इसको किसी और शहर से मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो मैनचेस्टर है ये अभी तक अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम इसके हवाले से। और हमारे जो जितने भी यहाँ कर इलेक्ट करते हैं हम लोगों को, वो जाके असम्बली में शायद ये आवाज़ उठाना भूल जाते हैं। बिल्कुल, और मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पर आवाम के हक़ की हवाले से बात हो, एडवोकेट के राइट्स के हवाले से बात हो, वहाँ पर ये सियासत नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, वहाँ पर अपने पर्सनल मफादात जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। राना उमर फ़ारूक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम यंगस्टर वकला के हवाले से हमने बात किया, इसी तरह से ख़वातीन वकला भी हम देखते हैं कि हमेशा से कानून के हवाले से पेश रही हैं, कहीं पर कोई मुश्किलात आती है हम देखते हैं बड़ी एक्टिवली परफॉर्म कर रही होती हैं, तो यहाँ पर यंग वकला फैसलाबाद की जो ख़वातीन हैं इनके मसाइल क्या हैं? जी, जो हमारी बहनें हैं, यंगस्टर्स जो आ रही हैं, काफ़ी तो शादी के बाद छोड़ जाते हैं इस प्रोफेशन को, या वो ज्वाइन नहीं कर सकते फैमिली की वजह से, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रही हैं उनको भी चैम्बर्स के इश्यूज़ सबसे पहले आते हैं। उसके बाद क्योंकि जो हमारा शोबा है वकालत का, इसके अंदर आपके सोशलिज़म के साथ ही आपके लिंक्स के साथ ही आपको केसेस आते हैं, तो वो एक जो फ़ीमेल होती है उसके लिए ये तो इश्यूज़ आते हैं। उसके लिए हमारी बार जो है वो उनको अकोमोडेट करती है,
तो मज़ीद उसमें जो बेहतरी की जा सकती है, जैसे उनका अलग एक बार रूम है, ठीक है, तो हमारी बार ने बनाया हुआ है उसके लिए, और उनको जो जो फैसिलिटेशन की जा सकती है, डे केयर सेंटर बनाया हुआ है उनके बच्चों के लिए, ताकि वो अपने जब अदालत में पेश हों तो बच्चे संभाल लें, डे केयर सेंटर के अंदर बच्चे हों। ऐसे ही उसमें बेहतरी की ज़रूरत है, और उसमें कुछ चीज़ें तब्दील करने की ज़रूरत है, और उसमें वो मैंने उस पर गौर किया हुआ है। और जो हमारी सीनियर्स लॉयर्स हैं फ़ीमेल, उनसे मशवरे के साथ इंशाल्लाह हम उसको तब्दील करेंगे, जो जो इसमें तब्दीली ला सके, और उनको जिस प्लेटफार्म से भी अकोमोडेट कर सके हम, उसमें उनको ज़रूर अकोमोडेट किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ख़वातीन को एम्पावर करने की और इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राना आसिफ साहब, यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने ऐसी बेशुमार ख़वातीन देखी हैं जो कि इस फील्ड में आती हैं, बड़े पैशन से आती हैं, लेकिन देखती हैं कि यहाँ पर चैम्बर की कमी है, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस जो है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो पूरी नहीं हो पा रही। तो बहुत काबिल एडवोकेट्स हैं ख़वातीन, उन्होंने ये फील्ड छोड़ दी है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं, ये हमारा कितना बड़ा लॉस है? आजकल तो ख़वातीन हमारा एक माशरे का उनके बगैर चलना ही महाल है, या तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हर फील्ड में आप देख लें, इसमें लॉ से हट के आप देख लें, हमारी आर्म फोर्सेस में तक में जाके वो ख़वातीन अब फाइटर पायलट्स तक हैं उसमें। तो ये इनका जो रोल है माशरे का एक फ़ाल रुकन अदा कर रही हैं, और इस बार में उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो जिस तरह अभी राना साहब ने कहा है कि कुछ उनके जो होते हैं सोशल रिस्ट्रिक्शंस तो बहरहाल हमारे माशरे में ख़वातीन पर रहती हैं, उस हवाले से वो आके यहाँ पर कुछ मसाइल का शिकार होती हैं। लेकिन जो जब हम आए हैं, मैंने 2004-05 में प्रैक्टिस स्टार्ट की, 20 साल अर्सा हो गया। जब मैं आया था यहाँ पर तो हमारे उस वक्त बिल्कुल स्ट्रेंथ, हमारी कुछ सीनियर्स आए हैं, अब वो उन बिल्कुल नॉमिनल सी तादाद होती थी फैसलाबाद में। अब यहाँ पर आने के बाद 20 साल का अरसा गुजरने के बाद मेरा ख्याल है कि वो कोई 1000 प्लस में हो गई हैं ख़वातीन जो लोग आ रही हैं। कुछ जो हैं वो इस प्रैक्टिस को जारी रखती हैं, कुछ जो है मायूस होकर चली जाती हैं, कुछ जो है किसी अपनी और मसरूफियत की वजह से इसको तर्क कर देती हैं। तो इस हवाले से जो हमारी बार में, मैंने बहुत सारी बार और भी विज़िट किया, लेकिन हमारी बार में उन हवाले से बहुत सा माहौल बेहतर है। उनके लिए अलहदा बार रूम मौजूद है, उनके लिए सेशन कोर्ट में अलहदा बार रूम मौजूद है, उनके लिए डे केयर सेंटर मौजूद है। ये सारी बातें करने के बाद, लेकिन जो उनको एक बराबरी का दर्जा है उस पर हर कोई उनको ट्रीट करता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अपने रवैये, वो कहते हैं ना, बार बार हम बात करें कि बेहतरी की ज़रूरत जो है वो रहती है, और वो रवैयों में बेहतरी की ज़रूरत है, वो आती जा रही है, आती जाएगी उनके और आती जाएगी। बिल्कुल। और एक चीज़ जो है मैं ये समझती हूँ कि वकला की ट्रेनिंग के हवाले से जो है ना, वो काफ़ी काम होने की ज़रूरत है। वकला को ट्रेन करने के हवाले से क्या क्या इक़दाम होते हैं DBA में, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। वेलकम बैक। DBA के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम यंगस्टर्स के हवाले से बात करें और वकला के मसाइल को भी हम देख रहे थे, एक इशू जो है वो अक्सर मैं सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ, या कभी वकला की गैदरिंग में भी ये बात होती है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो वकला हैं, वो अक्सर ये शिकवा करते हुए आसिफ साहब दिखाई देते हैं कि जब वो 5 साल डिग्री करके आते हैं, तो जब वो किसी भी जिस कहते हैं कि चैम्बर में जाते हैं, DBA में जाते हैं, तो उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही होती, उन्हें उतना सिखाया नहीं जा रहा होता। तो इस कन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, या ये जो एक गैप है सीनियर के दरमियान और यंगस्टर्स के दरमियान, ये कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, इसके लिए जब आप देख लें कि कोई भी डॉक्टर जो है वो अपनी डिग्री MBBS की कंप्लीट करने के बाद वो हाउस जॉब शुरू करता है, उसके बाद वो आके प्रैक्टिकली एक डॉक्टर बनता है, या वो इस काबिल होता है कि अपने पेशेंट को जो है ट्रीट कर सके। इसी तरह हमारे प्रोफेशन में भी जब आप LLB की डिग्री वो 3 साल की या 5 साल की हो गई है, उसको हासिल करने के बाद जब आता है तो उसे कोई ना कोई चैम्बर ज्वाइन करना होता है। वो चैम्बर उसको बेसिकली वो एथिक्स सिखाता है, लीगल एथिक्स जो है वो चैम्बर उसको सिखाता है कि आपके लीगल एथिक्स क्या होंगे, आपकी अपीयरेंस कोर्ट में कैसे होगी, अगर आप जाएंगे कोर्ट में तो आपने कैसे खड़े होना है, आपने जज से बात कैसे करनी है,
आपने सबसे पहले जो हमारा बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जब भी कोई बंदा जाके एज ए प्लेंटिफ है तो उसको पता है, एक तय है चीज़ें कि उसने प्लेंटिफ साइड पे लेफ़्ट पे खड़े होना है या राइट पे खड़े होना है। ये चीज़ें जब आप चैम्बर ज्वाइन करेंगे, किसी सीनियर के साथ आप कोर्ट में जाएंगे तो तय होंगी ये सारी चीज़ें। दूसरी जो है, अब कुछ पिछली हमारी बार काउंसिल है, उसमें हमारी बार के कुछ मेंबरान, बार काउंसिल के जो मेंबर्स थे, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बार वोकेशनल कोर्सेज शुरू करवाए। ये हमारी बार लेवल पे भी शुरू हुए हैं। इसमें जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो इनको लेक्चर्स अरेंज करते हैं। वो आके इनको इसके बार के एथिक्स के ऊपर, लीगल एथिक्स के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर लेक्चर देते हैं। जो उनमें शरीक होते हैं वहाँ पर फिर इनको बार काउंसिल एक सर्टिफिकेट जारी करती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हो रही हैं, ये और होनी चाहिए, इनमें और ज़्यादा मामला जो है बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक आपके तवज्जो से एक बात कहना चाहूँगा कि ये जूनियर्स जो के भी बहुत डिपेंड करता है। ये प्रोफेशन ऐसा है कि ये नहीं हो सकता आप डिग्री लेके आ गए हैं तो सुबह जनाब आपको एक केस मिल जाएगा तो आप उसमें एक फ़ीस लेंगे और आराम से घर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आप आएंगे, आप किसी सीनियर को साथ ज्वाइन करेंगे, उसके साथ आप एसोसिएट होंगे, आपको देखेंगे कि क्लाइंट की डीलिंग कैसे की जाती है, क्लाइंट से आपने डील किस तरह करना है, फिर आपने कोर्ट से किस तरह डील करना है, अगर आपने ड्राफ्टिंग करनी है तो कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें, इसमें अर्निंग जो है वो लर्निंग के बाद शुरू होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ अर्निंग शुरू हो जाए तो लर्निंग का प्रोसेस पीछे रह जाए। लर्निंग होगी, आपकी डिग्री करने के बाद भी पहले आपका लर्निंग का प्रोसेस होगा, उसके बाद जाके अर्निंग का एस्पेक्ट आएगा। तो ये जितने मेरे यंगस्टर्स, नौजवान वकला हैं, उनके लिए ये मेरा एक पैगाम भी होगा कि आपने इस मोटो के साथ, इस एम के साथ आना है कि डिग्री के बाद आपकी असल शुरू ही डिग्री हासिल करने के बाद होता है। जब आप आएंगे, प्रोफेशन में आएंगे, ज्वाइन करेंगे, आपको रोज़ एक नई प्रपोजिशन मिलती है। ये आपको रोज़ सीखने का अमल जारी रहता है। हमारा जो एक दिन के जिसकी स्टैंडिंग है उसके भी सीखने का प्रोसेस है, या जिसने 50 साल दिए हो सकते हैं उसको भी हो सकता है कोई नई प्रेपरेशन आ जाए। और ये सीखने का अमल जो है वो कभी नहीं रुकता। अगर आप ये सोच के आएंगे कि आपने 5 साल की डिग्री की है, आपको प्रैक्टिकलिटी जो है वो आपको फील्ड में आके पता चलती है, आपको पता चलता है कि चैलेंजेस क्या हैं। एग्जैक्टली कि फील्ड के चैलेंजेस जो हैं उनसे हमने किस तरह नबरदाश्त होना है। हमने एक केस हो सकता है कि हम एक चैम्बर में बैठ के बहुत अच्छा केस ड्राफ्ट कर लें, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है। आपने एक बंदा आपके सामने बैठा है जो बिल्कुल ब्लैंक है, उसको आपने जाके कन्विंस करना है कि मैं ये रिलीफ लेने आया हूँ और मैं ये रिलीफ लेने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। आपने कन्विंस करना है, ये आपकी कन्विंसिंग पावर है। उसके साथ आपने आर्ग्यू करना है, लेकिन ये आर्ग्यू है जो है ये लीगल आर्ग्यूमेंट्स होगा। ये आर्ग्यू किसी की अना नहीं होती कि कोई अगर कोई खुदा न खास्ता हमारी जुडिशरी साइड पे भी बिल्कुल कोई अना का मसला नहीं होता, हमारा लीगल आर्ग्यूमेंट्स होता है। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल उसी टाइम पे आपके मुखालिफ आप जितना ही एक काबिल वकील खड़ा है वो आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे रहा होता है। तो आपने इस प्रोसेस से निकल के आना है, निकल के अपने आप को मनवाना है, फिर आपने उस स्टेज पे जाना है जहाँ पर आप जाके एक वकील बनेंगे या अपने आप को एक वकील समझना शुरू करेंगे, या क्लाइंट आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे कि नहीं ये इस फील्ड में वकील बेहतर है जिससे जाके मुझे अप्रोच। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इंसाफ के हवाले से बात होती है तो इसमें आपका एक्सपर्ट होना राना उमर फारूक साहब बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं इसी सवाल पे आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ कि यंग वकला को ट्रेन करने के हवाले से जाहिर सी बात है आप उम्मीदवार सेक्रेटरी भी हैं, आप इस इनिशिएटिव को किस तरह से लेंगे अगर आप इक़्तिदार में आ जाते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा जब हम लॉ की डिग्री लेते हैं हमें उसमें भी लीगल एथिक्स की एक हमारी प्रॉपर बुक है जो हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा लॉ गैट का टेस्ट होता है। अभी इसके अंदर सबसे पहले जो यंग वकला आते हैं हमारे भाई छोटे, वो आते हैं, उनको रूटीन से 11-12 लेट आते हैं। उसकी वजह से जो सीनियर्स होते हैं, क्योंकि कोर्ट टाइम जो पीक पे होता है, जजेस जो सुबह 8 बजे बैठ जाते हैं वो फिर 12-1 बजे तक तो वो नहीं रहता जो आपका एनर्जेटिक सुबह सुबह उठ के आप होते हैं वैसे नहीं रहते। तो उसके अंदर जो हमारे सीनियर्स हैं, सबसे पहले तो जो भी हमारे यंग वकला आते हैं वो जो सीनियर्स के साथ होते हैं वो उसको फॉलो नहीं करते। वो अगर उनके साथ प्रॉपर सुबह 8 बजे कोर्ट्स में पेश हों और वो सीखें उसको प्रॉपर, तो उसमें अब हम जब आए थे आज से 10 साल पहले, तो मेरे तो टीचर ने, जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे ये बात सिखाई थी कि आपने जब कोर्ट में जाके बैठना है तो जो चेयर की आवाज़ है ना, चेयर आपने खींच के अगर बैठना है तो चेयर की आवाज़ जज साहब तक नहीं जानी चाहिए। मतलब ये एथिक्स जो हैं ये हमारे सीनियर्स हमें सिखाते हैं।
बाकी जो बार लेवल के ऊपर है वो हमारी पंजाब बार कौंसिल में एक प्रॉपर इसके ऊपर एथिक्स के ऊपर एक बुक भी है और सेशंस भी हो रहे हैं, हमारी बार में भी हो रहे हैं फैसलाबाद बार के अंदर। तो इसमें जो बार लेवल के ऊपर मज़ीद बेहतरी है वो यही है कि हम इसमें मज़ीद इसमें सेशंस जो हैं उसको ज़्यादा इंक्रीज़ बिल्कुल करें। इसी तरह से हैं वो क्लब ट्रेन करने के हवाले से कहीं ना कहीं बिहेवियर भी बहुत डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर हम किसी भी फील्ड में तरक्की करना चाहते हैं तो हमें कंसिस्टेंट रहना होगा, हार्ड वर्क रहना होगा, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट भी करनी होगी और उनसे सीखना भी होगा। बहुत शुक्रिया राना उमर फारूक साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया राना आसिफ नवीद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और एडवोकेसी के हवाले से बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हवाले से बात करें। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, इसके मसाइल भी होंगे, लेकिन इसके मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट जो है वो रहती है, लेकिन इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो मसाइल है वो जल्द से जल्द हल होते हुए दिखाई दे। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।